हेलो गाइस, और सब कैसे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इससे पहले वाले मैंने पार्ट में वेल्डेड जॉइंट, उसमें मैंने एक पहला पार्ट करवाया उसका, उसमें मैंने स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, जो बट वेल्ड जो वेल्डिंग करते हैं ना बट वाली, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, और जो हम फिलेट वेल्ड वाली जिस फिलेट वेल्ड के थ्रू जो हम वेल्डिंग करते हैं, इसमें हमारा पैरेलल फिलेट वेल्ड आ गया और ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड आ गया। ठीक है, तो इन तीनों के जो जॉइंट हैं इनकी स्ट्रेंथ का हमने डिज़ाइन करा था कि कितनी स्ट्रेंथ होती है इनकी। ठीक है, कितना परमिसिबल है, कितना हम दे सकते हैं और सब वगैरह। ठीक है, बहुत अच्छे समझाया, देख लेना। तो वेल्डेड, तो इस वाले पार्ट में हम अब आगे थोड़ा इसका एडवांस, क्योंकि हमको नॉर्मली जब हम वेल्डिंग करते हैं, जॉइंट का वेल्डिंग वेल्ड जॉइन करते हैं, तो अब हमेशा आपको ऐसा तो मिलेगा नहीं कि केवल एक ही नॉर्मल मतलब शियर फोर्स लग रहा है, पैरेलल फोर्स लग रहा है या ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस मिलेंगे आपको। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स का मतलब में क्या है, कंबाइंड फोर्स, मतलब कि शियर फोर्स भी मिल सकता है, शियर फोर्स के साथ टेंसाइल फोर्स भी हो सकता है उसमें। ठीक है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, ये सब चीज़ें भी आती हैं। ठीक है, अगर हम जनरल एप्लीकेशन की बात करें, नॉर्मल एप्लीकेशन की बात करें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड आता है, तो वही कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। अब देखो, इसेंट्रिक लोडिंग होती है, जैसा मैंने बोल्टेड जॉइंट में पढ़ाया था, रिवेटेड जॉइंट में भी मैंने बताया था कि इसेंट्रिक लोडिंग बोल्टेड जॉइंट में भी थी, आपका रिवेटेड जॉइंट में भी थी। ठीक है, तो ऐसे ही वेल्डेड जॉइंट में भी इसेंट्रिक लोडिंग होगी, तो उसका भी करते हैं डिज़ाइन कि कैसे होती है इसेंट्रिक लोडिंग के थ्रू, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। देखें, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने कोई, क्या मान लेता हूँ, देखो ऐसे ये मेरा कोई एक प्लेट है। ओके, ये मेरी प्लेट है और ये मेरी दूसरी प्लेट है, ऐसे करके। ठीक है, लोड यहाँ लग रहा है, लोड इस जगह लग रहा है, मान लो पी लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो और ऐसे कर ये वेल्डिंग हो रखी है, इस दोनों साइड में वेल्डिंग हो रखी है, यहाँ इस साइड भी वेल्डिंग हो रखी है, इस साइड भी। तो वेल्डिंग की किस टाइप का जॉइंट हो गया, लैप जॉइंट है। तो लैप जॉइंट हमने करा है, मतलब फिलेट वेल्ड हमने लगाया है, फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड आपने लगाया है और ये प्लेट को इस वाली प्लेट से आपने जॉइंट किया है। यहाँ पर आपका कोई इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है। इसेंट्रिक लोड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसेंट्रिक लोड क्या होता है कि अगर आपकी जो वेल्ड किया है, जो आपने जो ग्रुप ऑफ वेल्ड है, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वेल्ड मतलब कितने, यहाँ कितने वेल्ड हैं, कितने फिलेट वेल्ड लगा रखे हैं आपने। एक तो ये लेंथ का लगा रखा है फिलेट वेल्ड और ये लगा रखा है, 2 फिलेट वेल्ड लगाए आपने। तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो इनका जी है, इन जो 2 फिलेट वेल्ड है, इनका जो दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कहीं लाई करेगा, कहीं ना कहीं तो लाई करेगा इन दोनों का। तो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हमारा हटके कहीं भी उसी प्लेन में, सेम प्लेन में, जिस प्लेन में हमारा वेल्डिंग है और उसी प्लेन में हमारा कहीं कोई लोड लगा हुआ है, तो वो क्या होता है, हमारा इसेंट्रिक लोड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर कुछ डिस्टेंस पे हमारा कहीं लोड लगा हुआ है सेम प्लेन में, तो इसेंट्रिक लोड कहलाता है। अब देखो, ये दोनों वेल्ड सेम लेंथ के हैं, लग रहा है ना, सेम लेंथ के, सेम लेंथ के हैं, और यहाँ इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कहाँ आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने रिवेटेड जॉइंट में बताया था, आपका वेल्डेड जॉइंट में भी बताया, नहीं उसमें बोल्टेड जॉइंट में कैसे फाइंड आउट करते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रुप ऑफ वेल्ड या ग्रुप ऑफ रिवेट या ग्रुप ऑफ बोल्ट, तो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आता है वो हम फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। मान लिया x बार और y बार क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके, ग्रुप ऑफ वेल्ड्स के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हैं x बार और y बार। ठीक है, तो मुझे अगर मैं, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है x बार, a1 x1 a1 x1 x1 बार प्लस
A2 बार डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, ये होता है। ठीक है, तो इसमें हमें किसका ग्रुप ऑफ वेल्ड्स का हमने देखना है, मतलब कि जो हमने वेल्डिंग की है इसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है। तो हम इसमें पता क्या मानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें जो यहाँ से दिखता है ना आपको, ये जो ये चीज़ दिखा रही है, ये आपका थ्रॉट होता है, थ्रॉट थिकनेस जो हम कहते हैं ना, ये वाला। जैसे मैं वेल्ड बना रहा हूँ, मैं फिलेट वेल्ड बना रहा हूँ, फिलेट वेल्ड वाला पोर्शन ये है, क्या है, फिलेट वेल्ड वाला पोर्शन। ये क्या होती है आपकी लेग, क्या होती है लेग, और ये क्या होता है आपका थ्रॉट, एच होता है, क्या होता है थ्रॉट एच, ये क्या होती है आपकी लेग। तो यहाँ से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको थिकनेस दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो थिकनेस है ना वेल्ड की, ये होती है आपकी एच, एच मतलब थ्रॉट, ये होता है आपका एच मतलब थ्रॉट, थ्रॉट, ये थ्रॉट होता है आपका, ठीक है, ये होती है एच थ्रॉट, समझ गए, क्या होती है थ्रॉट। अब मैंने इसकी विड्थ मान, इसकी मतलब मैंने ये जो लेंथ है मान लो मैंने बी मान रखी है, ठीक है, और ये दोनों भी सेम है तो इसकी भी बी मान रखी है। अब यहाँ पर हम एज्यूम क्या, अब देखो हमें किसका निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दो जो वेल्ड्स है इनका निकालना है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं, देखो ऐसे करके। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये एक लाइन ये है, और ये वाली लाइन को मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ, मतलब जो ये वाला वेल्ड है ना इसको एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ, और ये वाला वेल्ड को मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि कुछ डिस्टेंस है, और ये मान लेता हूँ मैं ये वाली डिस्टेंस ये है डी, ठीक है, कितनी है डी। कहाँ से कहाँ तक मानी मैंने, ये अंदर वाले से, ये डी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो थ्रॉट एच मान रहा हूँ ना, थ्रॉट जो मैं मान रहा हूँ वो मैं यूनिटी मान रहा हूँ, वन मान रहा हूँ, वन मान के मैं कर रहा हूँ, मैं ये मान के कर रहा हूँ कि जो थ्रॉट की थिकनेस है वो वन है, ठीक है। तो समझिए ना, तो इसका इस वेल्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पर लाई करेगा। इस जो ये वाले का मान लो ये वन है, ये टू है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगाएगा, इसके सेंटर पर लाई करेगा। इस वेल्ड का खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे इसके। अब इसके वेल्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी खुद के कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे, ठीक है। अब पर मुझे निकालना है इन दोनों ग्रुप का मतलब इन दोनों का कॉम्बाइन करके कहाँ लाई करेगा। तो भाई एरिया क्या होगा, A1 का एरिया कितना होगा, A1 का ये कितनी है, मैंने कितनी मानी है, B मानी है, और ये भी B है, कितना एरिया होगा B और मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि मैंने थ्रॉट की जो थिकनेस है वो 1 माना। A1 क्या हो गया, B इंटू 1, A2 क्या हो गया, ये भी B इंटू 1 हो गया, समझे। और x1 बार और x2 बार क्या हो गया भाई, x1 बार क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वेल्ड 1 इस ये 1 है वेल्ड, इसका कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, ये कहाँ है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका हाफ होगा क्योंकि ये सेंटर पे है, by2 होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, by2, 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट by2 है, y कोऑर्डिनेट तो 0 है। और इसका क्या कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका क्या कोऑर्डिनेट है भाई, इसका क्या कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, इसका x कोऑर्डिनेट है by2, और y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट यहाँ से देखो कितना है d। अरे ये कितना कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से by2 जाओगे, ठीक है, फिर y कोऑर्डिनेट d, by2, d होगा, ठीक है। पर इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है। तो x1 बार कितना आ गया, by2, x2 बार कितना है, x2 बार भी by2 है, ठीक है, x2 बार भी by2 है। तो यहाँ पर x बार निकालोगे तो A1 कितना है b, x1 बार कितना है by2, प्लस A2 कितना है b, प्लस x2 बार कितना है by2, A1 प्लस A2 कितना है b प्लस b, A1 प्लस A2 कितना है b, ठीक है। तो ये कितना हो गया b² y2
प्लस बी स्क्वायर वाई टू प्लस 2b। तो ये क्या हो गया 2b स्क्वायर वाई टू डिवाइड बाई 2b। तो 2 से 2 गया और b से b गया तो कितना हो गया b वाई टू। तो x बार मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारी किसकी, जो ग्रुप ऑफ वेल्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ वेल्ड कौन कौन से हैं 1 और 2। तो इनका जो x बार है मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है b वाई टू, मतलब कि यहाँ यहीं कहीं होगा जो क्योंकि b वाई टू यहाँ है, b वाई टू यहाँ, b वाई तो यहाँ होगा b वाई टू। अब भाई y कोऑर्डिनेट भी देखना है तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आपको पता है y बार क्या होगा a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार डिवाइड बाई a1 प्लस a2। अब a1 प्लस a2 तो आपको पता है, तो y1 बार कितना है, देखो y1 बार कितना है, इसका तो 0 है, और y2 बार कितना है d है, y2 बार d है, ठीक है। तो यहाँ से a1 कितना है हमको, a1 आपका b है, तो y1 बार कितना है 0, a2 कितना है a2 b है, y2 बार कितना है d, a1 प्लस a2 2b, ये 0 हो गया, b से b तो कितना आ गया dy टू, तो y बार कितना आ गया, ये भी dy टू आ गया। तो भाई यहाँ पर तो by टू dy टू मतलब कि यहाँ से by टू यहाँ से dy टू, तो by टू dy टू आ गया। तो मतलब कि इन दोनों के बिल्कुल सिमेट्री है, समझ लो, ऊपर से भी जितना है नीचे से उतना सिमेट्री है, समझ गए। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यहाँ होगा इन दोनों वेल्ड्स का। तो निकालना आ गया, तो ऐसे निकाल लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता चल गया, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा यहाँ है, नहीं यहाँ है। तो भाई यहाँ पर जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो और लोड हमारा यहाँ लग रहा है, जो लोड यहाँ लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसेंट्रिसिटी है कुछ, क्योंकि अगर हमारा लोड सेम प्लेन में और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है, पर लोड हमारा सेम प्लेन में हट के लग रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, मतलब कि कुछ इसेंट्रिसिटी है। कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहेंगे हम इसको, ई कहेंगे, इसेंट्रिसिटी कितनी है। अब मान लो ये वाली लेंथ आप मान लो कितनी है, एल मान लो, ये चलो ये मान लो, मतलब कि कैपिटल एल मान लो, ये कैपिटल एल हो गई, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है डिस्टेंस, ये मान लो dy2 है, क्योंकि यहाँ से लेके, क्योंकि इतना by2 है, इतना by2, तो कितनी होगी by2, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई by2 प्लस कैपिटल एल, तो इतनी है। और दोनों हमको पता होगा, p हमको पता है, p हमको नोन है, by2 प्लस एल भी हमको नोन है। तो ये निकालना आगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने पहले निकाल लिया, इसेंट्रिसिटी भी पता चल गई। अब क्या करना है, अब देखेंगे कि भाई जो हमने ये इसेंट्रिक लोड लगाया है, इस लोड की वजह से जो हमारा वेल्ड है इस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें आप देखोगे, जब मैं अब देखो जो हमारा जो मेरे जो वेल्ड हैं दोनों 1 और 2, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, मतलब कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो जो लोड लगेगा वो इन दोनों पे भी उसका उतना ही असर होगा। तो मैं अगर ये जो इसेंट्रिक लोड है इसको सारा ये जितना इसेंट्रिक लोड मैंने यहाँ पर लगा हुआ है, इसका इक्विवेलेंट लोड यहाँ लगा दूँ, मतलब कि इसको मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ। इस लोड P को मैं अगर यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ट्रांसफ़र कर दूँ, तो क्या इस लोड को अगर मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, कैसे ट्रांसफ़र करोगे, अब जैसे P लोड है तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक लोड P आएगा, क्योंकि P लोड इस पे भी लगेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं जब ये जो P लोड है ये कांस्टेंट है हमारा, P लोड एक टाइप का शियर लोड है, ये शियर लोड कैसे कह सकते हो आप भाई, शियर लोड कैसे कह सकते हो, क्योंकि जो मैंने कहा ना शियर लोड कब लगता है, शियर लोड हम क्या कहते हैं, जब किसी अगर कोई लोड ऐसे लगा है कि उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा है, अगर लोड किसी भी चाहे वो शाफ्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, उसकी अगर वो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लगा है तो शियर लोड होगा। तो इसकी अब देखो ये वाले जो ऐसे ये है, अब ये इस डायरेक्शन में इसका वेल्ड करा है हमने, ये डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन के वेल्ड के परपेंडिकुलर लगा है, तो एक टाइप का शियर लोड लगा है। तो ये शियर लोड मैंने यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, और इसकी वजह से और कौन सा लोड आएगा,
टॉर्सनल, टॉर्क आएगा जो भाई ये इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इतना टॉर्क देगा, पी ई कितना देगा, P इंटू ई, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी P है। तो जब मैं ये वाला जब लोड P यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो दो लोड आएंगे, एक तो शियर लोड आएगा, एक टॉर्सनल शियर लोड है, टॉर्सनल टॉर्क आएगा, एक टॉर्क जनरेट होगा, हो गई। अब इसको मैं हटा दूंगा तो अब मैं किसके हिसाब डिजाइन करूँगा, इसके अनुसार, क्योंकि ये वाला लोड मैंने सारा का सारा यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। P को मैंने जो समझ गए, एक जो शियर लोड था वो यहाँ आ गया और जो उसकी वजह से टॉर्क आ रहा था वो आ गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब इस पे जो यहाँ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगा है तो यही लोड अब डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में, इन वेल्ड में 1 और 2 में। तो कौन कौन सा होगा, एक तो इसमें क्या ट्रांसफ़र होगा, एक तो इसमें आएगा ये वाला लोड, देखो ये मेरा वेल्ड है, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और एक नीचे वेल्ड है मेरा, ये है वेल्ड, दो वेल्ड है। तो यहाँ पर एक ये लोड शियर लोड लगा है, तो एक शियर लोड पूरे वेल्ड में लगेगा, मतलब यूनिफॉर्म शियर फोर्स लगेगा दोनों में, यूनिफॉर्म शियर फोर्स, यूनिफॉर्म शियर फोर्स तो लगेगा ही इस P की वजह से, यूनिफॉर्म शियर फोर्स लगेगा, ठीक है। और तो ये जो यूनिफॉर्म शियर फोर्स है हम यहाँ पर पता है, चलो अभी बताता हूँ, ये एक ये लगेगा और क्या लगेगा, और एक भाई ये लगेगा, ये एक वेल्ड है और एक ये वेल्ड है और ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, पी ई टॉर्क लग रहा है। तो भाई पी ई टॉर्क कब लगता है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग वो रोटेट कर रहा हो, मतलब कि जो ये वेल्ड है इसके क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, ठीक है। तो मान लिया कि ये जो वेल्ड है यहाँ से मतलब r डिस्टेंस में मान लेता हूँ, यहाँ से ले यहाँ ऐसे करके, ठीक है, और ये ठीक है, ऐसे करके एक ये ठीक है। मतलब कि अब देखो ये रोट, चलो मैंने ऐसे चलो नीचे की तरफ मान लेता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, जो लोड वहाँ पर लगा है वही मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके ये समझ लो। तो ये क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉर्क जनरेट हो रहा है, टॉर्क मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो भाई ये जो वेल्ड नीचे वाले हैं ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो ये आपको कैसे रोटेट करेंगे, तो इसकी जो शियर फोर्स होगा जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी शियर फोर्स या टॉर्सनल शियर फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये रोटेट करेंगे, एक सेकेंडरी शियर फोर्स आएगा, मतलब दो शियर फोर्स आ गए, एक तो प्राइमरी शियर फोर्स जो डायरेक्ट लग रहा था, एक सेकेंडरी शियर फोर्स जो आ रहा है टॉर्क की वजह से, जिसे हम कहते हैं टॉर्सनल शियर फोर्स, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आएगा इसकी वजह से। तो ये जो शियर फोर्स आया है तो ये क्या लगेगा, ये जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा, ये जो रेडियस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा, समझ गए। दो आएंगे, एक ये आएगा एक ये आएगा, तो मतलब एक तो डायरेक्ट शियर फोर्स आया और एक टॉर्सनल शियर फोर्स आया, तो दो लोड आएंगे, समझ गए। दोनों वेल्डों पे कॉम्बिनेशन दोनों आएंगे एक साथ, ठीक है, मैंने अलग अलग करके बताया, दोनों आएंगे। तो अब आपको पता है कि जैसे मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में टॉपिक में आपको जब मैंने पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट, उस पर मैंने ये बताया था पैरेलल फिलेट, मैंने ये बताया था कि हमारी किसकी स्ट्रेंथ कम होती है, पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट की स्ट्रेंथ। तो अगर हम जब डिज़ाइन करते हैं तो हम किसके अनुसार डिज़ाइन करेंगे, पैरेलल फिलेट वेल्ड को लेके हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर फेल होगा तो सबसे ज़्यादा वही फेल होगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम है। और ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट जो है 18% ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट से। तो ये मान के चलो कि अगर फेल होना होगा उसको तो वो पहले अगर ये मान के चलो अगर उसे फेल होना होगा तो पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट के अनुसार फेल होगा। मतलब कि पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट में हम क्या मानते थे कि जो हमारा जो प्राइमरी फोर्स जो हम फोर्स लगा रहे हैं
जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन का जो फोर्स है हमारा वो शियर फोर्स, समझ रहे हो। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझाएगा, देखो कैसे समझ में आएगा। ये देखो हम जो कह रहे थे ना कि ये मेरा ये दो प्लेट है, अब यहाँ पर क्या है ऐसे ये, तो हम ये जो हम क्या लगा रहे थे, ये लगा रहे थे, तो जो वेल्डिंग की जो डायरेक्शन है और जो लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स लग रहा है दोनों प्लेटों पे, उसकी जो डायरेक्शन सेम है। तो जो थ्रॉट प्लेन था, जो थ्रॉट प्लेन था, जो थ्रॉट प्लेन कौन सा था हमारा, थ्रॉट प्लेन ये वाला था, ये वाला था। तो इसमें जो हम ये जो P, चलो ये P मान लेता हूँ, ये जो P फोर्स था ये सारा का सारा शियर फोर्स सारा का सारा मतलब किस कहाँ लग रहा था, शियर इस प्लेन पे, थ्रॉट प्लेन पे। और किस फॉर्म में लग रहा था, शियर फोर्स के फॉर्म में। कौन से फोर्स के फॉर्म में लग रहा था, शियर फोर्स। मतलब कि जो ये लोड P था ये शियर फोर्स के फॉर्म में इस शियर प्लेन पे लग रहा था सारा का सारा। मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था पूरा शियर फोर्स इस प्लेन पर। ये जो P फोर्स था सारा का सारा इस प्लेन में, शियर प्लेन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। तो हम ये मांगे चले थे कि ये जो प्लेन है शियर प्लेन, ये जो थ्रॉट प्लेन है, इस पे यूनिफॉर्म शियर फोर्स लग रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म शियर स्ट्रेस लग रहा है। किस वाले केस में, पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट के केस में। और उसकी वजह से हमारा क्या होता था कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी कम आती थी अगर हम कंपेयर करें ट्रांसवर्स से, और उसी के हिसाब से हम पैरेलल फिलेट वेल्ड के हिसाब से डिजाइन करते थे। तो भाई हम यहाँ पर भी क्या मानेंगे हम, अब आपको क्या पता चल गया, क्या पता चला यहाँ से, आपको ये पता चला कि जब सारा का सारा शियर फोर्स जो लगा है, जो प्राइमरी शियर फोर्स लगा है, जो डायरेक्ट शियर फोर्स लगा है, जो हमने यहाँ से फोर्स दिया है, अगर वो सारा शियर फोर्स लगे शियर प्लेन पे, थ्रॉट प्लेन पे, अगर हम उसको एज्यूम कर लें, अगर मैं यहाँ सारा ये जो मेरा P लगा है ना फोर्स, और जो ये शियर फोर्स लगा है, ये भी तो एक शियर फोर्स है, जो ये P फोर्स जो लगा है प्राइमरी शियर फोर्स, मैं इसको एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सारा का सारा थ्रॉट प्लेन पे लगा है, थ्रॉट प्लेन पे लग गया। मतलब कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, मतलब कि आधा कोई शियर प्लेन पे लगा है, कुछ नॉर्मल फोर्स भी लगा है। होता है ना कि जैसे हमारा ट्रांसवर्स में था, ट्रांसवर्स में क्या था कि जो फोर्स लग रहा था वो शियर प्लेन पे शियर फोर्स लग रहा था और उसी प्लेन पे नॉर्मल फोर्स भी लगा। मतलब कि हमारा उसके मतलब कि दो फॉर्म बन गए थे, शियर प्लेन और नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो पर हमारा किस में कम आया, किस में हमारे हमको जो हमारी स्ट्रेंथ है वो कम आई, जब हमारा सारा का सारा शियर फोर्स शियर प्लेन पे लगा तो उसमें स्ट्रेंथ कम आई। तो भाई हम यही मान के चलेंगे, हमें तो वर्स्ट डिजाइन, हमें तो चाहिए ना कि हम ऐसा डिजाइन बनाएं कि चाहे हमारा फेल ना हो, तो हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि अगर मैं सारा का सारा शियर फोर्स शियर प्लेन पे ही लगा दूं तो भाई मेरा वर्स्ट केस है, उससे तो और वर्स्ट केस है ही नहीं, क्योंकि उससे अच्छा केस तो क्या है, ट्रांसवर्स वाला केस है। पर वर्स्ट केस कौन सा है, जब सारा शियर फोर्स शियर प्लेन पे लगे, थ्रॉट प्लेन पे लगे। तो जो ये मैं यहाँ पर P जो फोर्स लगा रहा है, मैं ये मांगे चल रहा हूँ कि ये सारा का सारा किस पे लग रहा है, थ्रॉट प्लेन पे, समझ रहे ना। तो हम कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं कि प्राइमरी फ्लैट वेल्डेड जॉइंट वाली, समझ गए। तो प्राइमरी फ्लैट वेल्डेड जॉइंट में हमारी क्या स्ट्रेंथ आई थी, टॉ इज इक्वल्स टू, हम क्या आया था यहाँ से, टॉ परमिसिबल कितना आया था, P डिवाइड बाई 0.707 TLE, ये आया था। LE मैंने बताया था इक्विवेलेंट लेंथ, मतलब कि अगर डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड लगे हैं या डबल कुछ भी लगा है, जैसे यहाँ पर कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा, B प्लस B। T क्या है, लैग ऑफ द वेल्ड, लैग, ठीक है, ये लैग 0.707, और P क्या है, फोर्स, कौन सा, ये वाला प्राइमरी जो हमने ये लगाया है प्राइमरी। परमिसिबल मतलब कि परमिसिबल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ टॉ शियर स्ट्रेस, तो इसको मैं, ठीक है, इतना शियर स्ट्रेस लगेगा,
तो ये क्या हो गया, पहला वाला। इस वाले केस के लिए हमारा शियर स्ट्रेस आ गया, इस वाले केस के लिए आ गया। तो इस वाले केस के लिए हमारा शियर स्ट्रेस कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या ज्यूम किया, यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैंने ये ज्यूम किया है कि जो सारा शियर फोर्स है, जो सारा ये जो P लगा हुआ है शियर फोर्स, ये सारा थ्रोट प्लेन में चला गया। शियर मतलब कि थ्रोट प्लेन में केवल और केवल शियर फोर्स ही लग रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है शियर फोर्स, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट शियर स्ट्रेस लग रहा है पूरे शियर थ्रोट प्लेन पे। ये मैंने मांगे चलिए, ठीक है। तो ये बात तो हो गई। अब एक तो इसकी बात तो हो गई, अब इसकी बात करें। अब ये भी तो भाई शियर स्ट्रेस दे रहा है, तो ये सेकेंडरी शियर स्ट्रेस दे रहा है, सेकेंडरी शियर स्ट्रेस इस, और ये ऐसे दे रहा है इस एंगल पे। अब देखो ये, ठीक है, ऐसे दे रहा है। अब आप यहाँ से आप क्या लेके चलते हो, एक यहाँ, अब आपको पता है सेकेंडरी टॉर्क क्या होता है, Ty/J τ/r। जब टॉर्क लगता है तो शियर स्ट्रेस जब आता है तो Ty/J τ/r, फॉर्मूला पता है। तो यहाँ से अगर मैं टॉ मैक्सिमम निकालूंगा कितना आएगा, तो Tr/J ये होगा। T क्या है, टॉर्क, टॉर्क है। R क्या है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेल्ड की डिस्टेंस। J क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ग्रुप ऑफ द वेल्ड, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ग्रुप ऑफ द वेल्ड। ग्रुप ऑफ द वेल्ड मतलब अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ग्रुप ऑफ द वेल्ड अबाउट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो टॉ मैक्स यहाँ से निकालेंगे, तो इससे जो सेकेंडरी शियर फोर्स से जो शियर स्ट्रेस आएगा वो ये वाला आएगा। तो टॉर्क तो पता है कितना है, P × E, P पता है, E पता है, P E, ये जो टॉर्क है ये तो पता है ना, P E, R। अब देखो टॉ शियर स्ट्रेस, सेकेंडरी शियर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा R ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा टॉ मैक्सिमम होगा। तो इसलिए हम R कहाँ रखते हैं, सबसे कॉर्नर, सबसे लास्ट वाला जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा। अब वेल्ड तो भाई इतना बड़ा है ना हमारा, इतना ये पूरा वेल्ड ही तो है। अब R में अगर यहाँ ले लूँ, यहाँ पर ये छोटा है, यहाँ ले लूँ ये इससे छोटा है, तो सबसे ज़्यादा R कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा। मैक्सिमम R की डिस्टेंस कहाँ मिलेगी, सबसे कॉर्नर पर मिलेगी। तो सबसे कॉर्नर पर ही हमारा टॉ मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो सेकेंडरी शियर स्ट्रेस तभी मैंने कहाँ निकालेंगे हम, कॉर्नर में, ठीक है। Tr पता चल गई। J क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ग्रुप ऑफ द वेल्ड अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना, जैसे मैंने यहाँ पर क्या निकाला था, ये निकाला था, कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, ठीक है। वैसे ही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स वाला मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब हमने ये मिटा लिया। अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें, ये एक मेरा वेल्ड है, जैसे मैंने पहले वाले में लिया था थ्रॉट थिकनेस H1 ली थी, यहाँ भी वही ले रहा हूँ, H=1। वेल्ड एक केवल लाइन के फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है।
ये इसके अबाउट हमको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। तो भाई पहले हम इसके अबाउट निकाल लें, 1 और 2 का पोलर मोमेंट, पहले 1 का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, फिर 2 का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, पहले J1 निकालें, J1, चलो नीचे निकालते, J1 निकालें, J1 पोलर मोमेंट ऑफ, क्या निकलेगा अब J1 क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया x x के अबाउट पहले, फिर y y के अबाउट, दोनों को ऐड कर दो, समझ गए। तो मैंने यहाँ क्या कहा, x x के अबाउट। तो मैं अगर मैं एक सिंपल ये वाला वेल्ड बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने वेल्ड, ये वेल्ड है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो x x क्या है, x x के अबाउट और y y के अबाउट। ये हो गई x, ये हो गई y, ये हो गई x और ये हो गई y, समझ गए। ये कितनी थी, ये कितनी मानी थी मैंने, b मानी थी। तो x x के अबाउट, तो x x के अबाउट लूँगा तो क्या होता है, ये 1 है, तो b 1 का क्यूब डिवाइड बाई 12। भाई एक टाइप का रेक्टेंगल है ना ये, तो रेक्टेंगल के केस में अगर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब, बी क्या होता है, विड्थ, क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगल है और ये विड्थ है और ये इसकी हाइट है, और मैं अगर इस एक्सेस के अबाउट मुझे निकालना है, मतलब ये x है, तो मुझे आई एक्स एक्स निकालना है, तो b लिखूँगा, और ये जो x है इससे जिस हाइट को काटेगी उसका क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही होता है। अगर मुझे वाई वाई के अबाउट निकालना है, तो ये ऐसे लाइन वाई वाई वाली, तो वाई वाई के अबाउट क्या होगा, ये लाइन किसको काट रही है, बी को काट रही है, तो बी का क्यूब होगा, तो एच बी क्यूब बाई 12 हो गया, ठीक है। तो ये ठीक है ना, तो ऐसे ही निकालेंगे। तो आई एक्सेस इस केस में क्या निकलेगा, बी। अब देखो ये जो मैंने लिया है, ये तो 1 लिया है ना, ये तो 1 लिया है ना, मैंने 1 लिया है ना, तो बी 1 क्यूब बाई 12, आई वाई वाई क्या होगा इसके अबाउट, तो 1 बी क्यूब बाई 12, तो क्या आया बी बाई 12 प्लस बी क्यूब बाई 12। अगर आप यहाँ देखोगे बी है और बी क्यूब है, बी क्यूब में बहुत ज़्यादा अंदर है, तो अगर आप बी बाई 12 को नेगलेक्ट कर दो इन कंपेरिजन टू बी क्यूब बाई 12, तो यहाँ से हमारा केवल बी क्यूब बाई 12 आ जाएगा, या ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्स एक्स, आई एक्स एक्स आया है, ये आई एक्स एक्स प्लस वाई, तो ये आ गया J1, कितना आ गया J1। अब J2 क्या होगा, J2 भी निकालो भाई, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, समझ गए। तो J1 क्या होगा, तो J1 भी यही होगा, समझ रहे हो ना। अब भाई J1 क्या होगा, बी क्यू बाई 12, और J2 क्या होगा, J2 भी यही होगा, ठीक है। J1 पता चल गया, J2 पता चल गया, J2 भी यही है, J1 भी यही है। अब भाई हमने इसके अबाउट तो निकाल दिया, अब इस वेल्ड का इसके अबाउट क्या होगा, इस वेल्ड का इसके अबाउट, पहले मैंने क्या कहा, इसके अबाउट निकालो, फिर इसका इसके अबाउट निकालो। कैसे निकलता है आपको पता है कि अगर मैं J, तो अब मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, तो J1 क्या होगा, J1 प्लस एरिया प्लस वाई स्क्वायर, ये तो होता है, समझ गए, ऐसे तो निकालते हैं। अब J1 क्या है, बी क्यूब बाई 12, एरिया कितना है इसका भाई, एरिया तो b इंटू 1 है, और y क्या है, y ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है d/2,
तो कितना आया b³/12 प्लस bd/2 JG1 कितना आया b³/12 प्लस y² है ना, ये y तो d²/4 तो b³/12 प्लस bd²/4 और JG2 कितना आएगा फिर JG2 भी इतना ही आएगा क्योंकि ये भी d/2 है और b³/12 सेम है तो ये भी इतना आएगा b³/12 प्लस bd²/4। अब भाई दोनों का कॉम्बाइन कर देंगे तो JG कितना होगा JG1 प्लस JG2 तो दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये b³/12 प्लस bd²/4 ये हो गया, समझ गए। तो JW आ गया मतलब कि JG आ गया। इस दोनों वेल्डों का इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले हमने इसका निकाला और इसका इसके अबाउट निकाला, इसका इसके अबाउट। जब हम ट्रांसफ़र करते हैं आपको पता होगा ना, समझ गए ना, क्योंकि मुझे ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा क्यों, इसके अबाउट निकालना है मुझे। तो इसका जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ ट्रांसफ़र होगा और इसका पोलर मोमेंट है यहाँ ट्रांसफ़र होगा। हमने खुद के अबाउट तो निकाल दिया पर यहाँ ट्रांसफ़र करना है ना उसको, इसके अबाउट निकालना है ना, तो इसका यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब भाई ये JG निकल गया। अब जैसे मैंने बताया, क्या बताया, TY/J/τYR, तो टॉ क्या है, टॉर्क हमको पता है P, J हमको निकल गया JG, R TY/J/τYR नहीं τR, हाँ यहाँ τR और J हमको पता है, J भी हमने निकाल लिया। अब क्योंकि B और D तो हम इसकी विड्थ और डेप्थ तो हमको सबको पता ही है ना, पहले से नोन है, तो J भी बदल गया, R भी पता है हमको, R भी पता है और T भी हमको पता है। तो यहाँ से टॉ मैक्सिमम आ गया, तो टॉ मैक्सिमम यहाँ से आ गया। ठीक है, तो मतलब कि मेरा प्राइमरी शियर स्ट्रेस का भी आ गया और मेरा सेकेंडरी शियर स्ट्रेस भी आ गया। अब भाई दोनों आ गए, अब दोनों है तो दोनों शियर स्ट्रेस ही, ठीक है। अब अलग अलग तो नहीं है ना, एक वरना अगर ऐसा केस होता है जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस तो दोनों कंबाइन वाले आते हैं तो इसके लिए अलग होता, पर दोनों शियर स्ट्रेस ही हैं। ठीक है, दोनों शियर फोर्स ही हैं, एक प्राइमरी शियर फोर्स एक सेकेंडरी शियर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम अब देखो तो इनका वेक्टर, तो इनका क्या कहते हैं, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट आपको निकालना है तो कैसे, देखो ये प्राइमरी शियर फोर्स कैसे लगा हुआ है, ऐसे लगा है, ऐसे लगा है ना, ये ऐसे लगा है, ये सेकेंडरी ऐसे लगा है, प्राइमरी ऐसे लगा है, सेकेंडरी ऐसे लगा है, तो इनके बीच का एंगल बन रहा है थीटा। इनके एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा, समझ गए। अब आपको पता है, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं, कि आपको जब रिजल्टेंट दो वेक्टर, ये दो वेक्टर मान लिए, अब दोनों का रिजल्टेंट निकालना होता है और उनके बीच का एंगल थीटा है। कोई दो वेक्टर है और ठीक है, और उनके बीच का एंगल हमको थीटा दे रखा है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है ना रिजल्टेंट निकालने का, अंडर रूट करके। तो अगर मैं रिजल्टेंट का निकालूं तो क्या होता है, प्राइमरी शियर स्ट्रेस जो हमने निकाला उसका स्क्वायर प्लस सेकेंडरी शियर स्ट्रेस जो हमने निकाला उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्राइमरी इंटू सेकेंडरी इंटू कॉस थीटा, ये होता है ना, जब दो वेक्टर होते हैं उनके बीच का एंगल थीटा दिया होता है तो उसका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं। तो ये दोनों पता है। अब थीटा का पेज फंसा हुआ है, थीटा कैसे निकालने, थीटा भाई निकालने के लिए देखो, निकालो भाई, ये ऐसे है, ये ऐसे है, प्राइमरी शियर फोर्स ऐसे लगा हुआ है और ऐसे लगा है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, सॉरी बंद हो गया था, देखते हैं कहाँ है। तो जैसे क्या था,
देखो मैं बना लेता हूँ, ये मैंने बनाया, ये है और ये है, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। प्राइमरी फोर्स इस पर ऐसे लगा हुआ है और सेकेंडरी फोर्स इस पर ऐसे लगा हुआ है, और ये क्या है, इसको मिलाने वाली ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे, ओके। ये अगर मैं इसको सेंटर से इसको ऐसे करके मिलाऊं तो ये कितनी है, ये b/2 है, और ये कितनी है, d/2 है। ये एंगल हमको थीटा है, क्योंकि ये प्राइमरी शियर स्ट्रेस है, ये वाली लाइन कौन सी, प्राइमरी, ये कितनी है, सेकेंडरी, तो इनके बीच का एंगल थीटा। यहाँ से मिला, ये कितनी लाइन हो गई, b/2, और ये कितनी हो गई, d/2, क्योंकि ये सेंटर है, इसके सामने मिलाएंगे तो सेंटर, तो b/2 d/2। अब भाई ये एंगल कितना है, ये वाला, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, ये वाला, तो भाई यहाँ से निकल जाएगा थीटा, ठीक है, यहाँ से थीटा निकल जाएगा, b/2 थीटा निकाल देंगे। अब भाई थीटा यहाँ से तो निकाल लिया, पर अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये वाला भी भाई, ये भी तो देगा, ये यहाँ पर लगेगा, इस पे यहाँ पर लगेगा, और ये वाला यहाँ लगेगा, और इस पे प्राइमरी फोर्स ऐसे लगेगा, ये वाले पे ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा प्राइमरी फोर्स। मतलब कि मैं बताऊं, इस पे प्राइमरी फोर्स ऐसे लगेगा, तो मतलब ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये एंगल थीटा बना रहा है। तो कौन सा थीटा लें भाई, ये भी थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सब के सब r डिस्टेंस पर है, सबके सब r डिस्टेंस पर है, क्योंकि सिमिट्री है। तो सिमिट्री, अगर सिमिट्री ना होती तो कौन सा वाला लेते, जो सबसे ज़्यादा दूर होता, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे होता सेंटर से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब जैसे ये r डिस्टेंस पर है, अगर ये यहाँ होता तो हम ये वाला लेते, क्योंकि हमें कौन सा वाला लेना है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, दूर डिस्टेंस पर है। तो भाई ये थीटा बना रहा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, थीटा कौन सा थीटा लें, तो थीटा हमें कौन सा लेना है भाई, देखो रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, तो cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो जिसका थीटा सबसे कम होगा वो वाला थीटा लेंगे, क्योंकि हमें तो भाई रिजल्टेंट मैक्सिमम निकालना है, हमें तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, तो जिसका थीटा कम होगा वो वाला थीटा लेंगे। तो सबसे थीटा कम किसका है, अब भाई इसका थीटा तो बहुत ज़्यादा है, इसका भी थीटा ज़्यादा है, इन दोनों का बचा, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। अब इसमें और क्या देख रहे हैं, तो इन दोनों का थीटा बचा, तो इसमें क्या देखें भाई, इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर है, ये वाला इससे कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, ये वाला कितनी डिस्टेंस पे, r, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में से कोई सा भी ले लो, दोनों मैक्सिमम है, दोनों पे सेम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लगेगा। क्यों, क्योंकि जितना सेकेंडरी शियर स्ट्रेस यहाँ लगेगा उतना सेकेंडरी शियर स्ट्रेस यहाँ लगेगा, जितना प्राइमरी शियर स्ट्रेस यहाँ लगेगा उतना प्राइमरी शियर स्ट्रेस यहाँ लगेगा, क्योंकि दोनों सिमेट्री हैं। समझ गए, सिमेट्री समझ गए, तो कोई सा भी ले लो, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, जो रिजल्टेंट आएगा, जितना रिजल्टेंट यहाँ आएगा उतना रिजल्टेंट यहाँ आएगा, दोनों में सेम रिजल्टेंट आएगा। तो थीटा इसका ले लो या इसका ले लो, पर मिनिमम लेंगे, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तभी मैक्सिमम वैल्यू देगा कॉस थीटा, और अब वो मैक्सिमम देगा तो ये हमारा टॉ आर मैक्सिमम आएगा। अब जब टॉ आर मैक्सिमम आएगा, ठीक है, जब हमारा टॉ आर मैक्सिमम आएगा तो हम क्या करेंगे फिर, तो टॉ आर मैक्सिमम क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए टॉ परमिसिबल से, परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड। जो वेल्ड मटेरियल है, जो वेल्ड है हमारा फिलेट वेल्ड, उसका जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है, मतलब कि कितना शियर स्ट्रेस वो परमिट कर सकता है, वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, टॉ आर मैक्सिमम से जो इंड्यूस होगा कम होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, फिर यहाँ से हम निकाल लेंगे भाई, हमको थिकनेस निकालनी होती है, h निकाल लो, t निकाल लो, फिर यहाँ से हम h और t निकाल लेंगे, h निकाल लो, t निकाल लो। h दोनों अलग अलग हैं, h थ्रोट, t लेग, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ऐसे होगा, t निकाल, क्योंकि हमको क्या होता है, साइज देखना होता है कि अब, क्योंकि मैंने बताया ना जो फिलेट वेल्ड का है, जो फिलेट वेल्ड का हमको क्या कहते हैं कि मुझे इतने साइज का चाहिए, जो साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड है वो लेग ऑफ द फिलेट वेल्ड से डिसाइड होता है, मतलब टी से डिसाइड होता है। अब किसी किताब में अब ये कंफ्यूज ना होना कि किसी किताब में सबके अलग कॉन्सेप्ट है,
किसी ने लेग ऑफ द वेल्ड को एच माना है, किसी ने लेग ऑफ द वेल्ड को टी माना है, किसी ने थ्रोट को एच माना है, किसी ने थ्रोट को टी माना है। कॉन्सेप्ट वही है सबका। ठीक है, तो हमको वेल्ड निकालना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतने वेल्ड, क्योंकि लास्ट में देखो हमारा क्या होना चाहिए, जो टॉ आर परमिसिबल है वो लेस देन होना चाहिए टॉ मैक्स, टॉप नहीं, जो टॉ आर मैक्सिमम हमारा वो लेस देन होना चाहिए टॉ परमिसिबल से। तो उसको लेस देन रखने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वेल्ड जब हम लगाते हैं ना, फिलेट वेल्ड हम जब लगाते हैं तो उसके साइज़ के अनुसार लगाते हैं कि कितने साइज़ का फिलेट वेल्ड लगाना है, मतलब कितना टी रखना है, तो हम यहाँ से टी निकालेंगे। तो उतने ही तो जितना टी निकलेगा, जब टी निकलेगा हमारा, तो हम उसी टी के साइज़ का फिलेट वेल्ड लगाएंगे, ताकि हमको शियर स्ट्रेस हमको जितना हमारा डिजाइन के अनुसार मिला है उतना रहे। समझ गए ना। तो यहाँ से हम साइज ऑफ द लेग वेल्ड, लेग वेल्ड का लेंथ निकालेंगे टी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। तो यहाँ पे जो थीटा मैंने क्या बताया था, मिनिमम होना चाहिए। ओके, समझ गए ना। कोई समझ ना हो तो बता देना, कोई दिक्कत हो कमेंट करो।